हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग 16 फरवरी को, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर आपका फिक्स कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अब की बार आप लोग 95% जरूर लाओगे हिंदी में, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं क्लास 10 हिंदी का। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हिंदी में, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटेड है कि वही आएंगे ही आएंगे। तो चलो शुरुआत से पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लेना, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग ये सारा बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना, ठीक है। आप लोग पूरा रिवीजन कर लो जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, और 16 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है ना, यही आप लोगों का आएगा कल, जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है, ठीक है। आप लोग ये पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सारा क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, या जयशंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री। तो बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक जो है वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हिंदी गद्य के वास्तविक इतिहास से कब से प्रारंभ हुआ? जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो बच्चों हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1850 ईस्वी में आरंभ हुआ था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र, तो हमारा जो त्यागपत्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, ठीक है। याद रखना सारा क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखो, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख या फिर प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, या का और खा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित दुलारे वाजपेयी, ठीक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी, तो हमारा का और खा दोनों सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक विधा, एकांकी विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा। तो उसने कहा था वो हमारी किस विधा की रचना है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने कहा था वो हमारी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की, याद रखना, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, जो रानी केतकी हैं उनके कहानी का लेखक कौन है? इंसान अल्लाह खां, या फिर सदल मिश्र, या आपका लल्लू लाल, या फिर दौलतराम, ठीक है। तो रानी केतकी के लेखक हैं इंसान अल्लाह खां। कौन है? इंसान अल्लाह खां। तैयार रखना जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला है, शुक्ल युग की कलावधि है। शुक्ल युग की कलावधि कौन सी है? 1850 से 1900 तक, या 1919 से 1948, सॉरी 1938, या 1900 से 1920, या 1938 से 1947। तो 1919 से 1938 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा खा वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। जो हिंदी गद्य के निबंध विधा के लेखक कौन है? मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद्र, या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हिंदी गद्य के जो निबंध विधा के लेखक हैं वो हमारे कौन है? निबंध विधा के लेखक बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बताना, तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा घा वाला ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी आप लोग ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, ठीक है। अगला है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अशक, कन्हैया लाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तैयार रखो। मेरा परिवार रेखा चित्र किस कीर्ति है? मेरा परिवार जो है वो रेखा चित्र किसकी कीर्ति है? प्रेमचंद्र, लल्लू लाल, या फिर हमारा महादेवी वर्मा, या फिर राम कुमार वर्मा।
तो बच्चों आप लोगों को पता होगा महादेवी वर्मा जी की रचना है, किसकी? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, जो मेरा परिवार है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अब आप लोग फोकस करो। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी का टॉपर आप रहोगे और आपका भी हिंदी में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ध्यान रखना सारा क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि गोदान, गोदान किस युग का उपन्यास है? ठीक है, गोदान जो है वो किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लात्तर युग, या फिर द्विवेदी युग, या आधुनिक काल युग? ठीक है, आधुनिक युग। तो गोदान जो है, गोदान वो किस युग की रचना है? तो वो हमारा है शुक्ल युग की रचना। किस युग की रचना है? शुक्ल युग की रचना। तैयार रखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा। अभी आप लोग ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, अभी आपके पास एक रात का समय है बस। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो कौन सा है? मर्यादा और हंस, या फिर हमारा छाया और प्रभा, या फिर सुधा और हंस, या फिर सरस्वती? तो बच्चों जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो मर्यादा और हंस है। कौन सी हैं? मर्यादा और हंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए, तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा, एकांकी विधा, निबंध विधा, कहानी विधा? तो तौलिए जो है वो किस विधा पर आधारित है? तो तौलिए जो है वो एकांकी विधा पर आधारित है। ठीक है, एकांकी विधा पर आधारित है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा, उपन्यास विधा, डायरी विधा, कविता विधा? तो सूरज का सातवां घोड़ा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। ठीक है, तैयार रखना, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बच्चा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, झरना, तितली, इन सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? बच्चों भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल? बच्चों भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? फटाफट से सोचो। ये हमारा आंसर सही है, आधुनिक काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत? आधुनिक काल के। ठीक है, जल्दी जल्दी जितना बता रहा हूं सारा पढ़ लो। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी है? तो जो गंगा लहरी है ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है। गंगा लहरी पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, रसराज ये सब नहीं है। कवि प्रिया आचार्य केशवदास जी की है। रसराज आई होप मतीराम जी की है। शिवा बावनी आप लोगों को पता होगा। अगला तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक देखो, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक, केवल आपकी बोर्ड एग्जाम में तीसरा सप्तक आता है। ठीक है, तो ये जो प्रकाशित हुआ था वो 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको वेरी इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला निम्न में से रीति काल की कलावधि है। रीति काल की कलावधि कब से कब तक है? तो रीति काल की कलावधि तैयार कर लो कि हमारा 1643 से 1843 तक। ठीक है, 200 का अंतर है बीच में, 1643 से 1843। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगला देखो, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी है, नरोत्तम दास है, जगनिक है, भूषण है। तो छत्रसाल के जो रचनाकार हैं वो भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। ठीक है, अगला देखो, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की निबंध संग्रह है? तो निबंध संग्रह को सीधा संग्रह से अटैच करो कविता संग्रह से। ठीक है, तो कुमकुम जो है वो कविता संग्रह से है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। लिखा हुआ रीति काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? रीति काल की विशेषताएं, तो रीति काल की हमेशा याद रखना, श्रृंगार रस की प्रधानता की जाती है और शायद काव्य और कलापक्ष की प्रधानता। तो का और खा दोनों हो जाएगा, का और खा दोनों। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कलापक्ष की प्रधानता। तो आपको का और खा वाला ऑप्शन दोनों लगाना है, ओएमआर सीट में गा वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल, वृंदावन लाल, राम कुमार वर्मा, भारतेंद्र, हरिश्चंद्र।
तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक जो है बच्चों वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा है छायावाद युग के प्रमुख लेखक। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की दो प्रवृत्तियां हैं, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज में यथार्थवादी चित्रण, नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ठीक है, तो बच्चों प्रयोगवादी की दो विशेषताएं बतानी है। तो प्रयोगवादी की दो विशेषताएं होता है घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा और मार्कशीट में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको ब्लैक कर देना है, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन का और खा दोनों, तो आप लोग ऐसे करना। ठीक है, साकेत महाकाव्य की रचना है। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? साकेत महाकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं बच्चों? तो याद रखना आदिकाल, भक्ति काल, द्वितीय काल, आधुनिक काल। तो बच्चों तुलसीदास जी जो हैं वो शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। तो ये जो है एक भक्त थे, भक्त यानी कि भक्ति काल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, तुलसीदास किस काव्य धारा के विषय थे, कवि थे? सॉरी, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि थे? और इसमें पूछ रहा था कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। ठीक है, और इसमें काव्य धारा कि किसके बारे में वो विशेषताएं बताते थे, किसके बारे में वो पंक्ति लिखते थे। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, प्रेमाश्रयी या ज्ञानश्रयी काव्य। देखो बच्चा याद रखना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो कि बहुत बड़ा महाकाव्य की रचना की थी, और रामचरितमानस किसके बारे में था? राम काव्य धारा के। तो फिर हमारा राम काव्य धारा के बारे में तुलसीदास जी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट समझना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो यामा की जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अगला है कि द्विवेदी युग की कलावधि है। द्विवेदी युग की कलावधि कब से कब तक है? द्विवेदी युग 1850 ईस्वी से 1900 तक, या 1900 से 1918, या 1971 ईस्वी से आज तक, या 1918 से 1936 तक। द्विवेदी युग की कलावधि कब से कब तक है? तो 1900 से 1918 तक है। ठीक है, बस इतना ही था द्विवेदी युग 1900 से 1918। ठीक है, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो। अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके रस अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, रस के तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, एंड तुन परिहर रघुवर विरह, एंड राहु गौ सुरधाय। ठीक है, अब देखो यहां विरह आ गया। विरह का मतलब होता है रोना। ठीक है, मतलब शोक होना। ठीक है, तो इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो विरह का मतलब होता है रोना, तो यानी कि शोक हो गया। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर का है वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में केवल करुण रस और हास्य रस है, तो इन दोनों में से कोई एक है, वो क्या है? करुण रस है। ठीक है, क्योंकि अगर रोना आ जाए तो वो हमारा रहेगा शोक। ठीक है, वो करुण रस रहेगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। दूसरा देखो, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, विहिसे शिव समाज निज देखा, कहूं मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कहूं बहु बहु। ठीक है, अब देखो उपयुक्त में रस है। देखो यहां आपका ऑप्शन नंबर का है करुण रस, खा है हास्य रस, गा है वीर रस, एंड घा है आपका विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस। तो बच्चों देखो इसमें जो है ना, इसमें आपका मैं आपको बता देता हूं, ये जो एग्जाम्पल है, मैं जब आप लोगों को हास्य रस पढ़ा रहा था तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ठीक है, मैंने आपको दिया था। और एक और है जो आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। तो इसमें जो आप लोगों का रस है वो है हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना। अगला देखो, इसमें तो आपका वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा रस है, बहुत ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक आपका ये है कि देखो शोक और हास्य में दो चीजें हैं।
देखो करुण रस में आपका शोक होगा, कहीं भी रोना धोना विहंस कुछ भी आए तो वो शोक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि करुण रस हो जाएगा। और हास्य रस का मतलब होता है हंसना, अगर हंसना आ जाए ना पढ़ने तो वो आपका हास्य रस हो जाएगा। ये दो चीजें याद रखना। और पढ़ने पर हाँ आपको लगेगा कि इसमें शोक है, इसमें हंसना हास्य है, ठीक है। जैसे देखो, हंसी हंसी भाजाएं देख दूल्हा दिगंबर को, और पहुनी जो आवे हिमाचल के उछा में। देखो इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ देखो आपको हंसी हंसी शब्द आ गया, हंसना, हंसी हंसी मतलब हंसी हंसी कर बातें की जा रही है, तो आपको पता चल गया कि इसमें जब हंसी हंसी आ गया तो आपका श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है, बता दो, इतना तो आपके पास नॉलेज है ही। तो वो हमारा होगा हास्य रस। कौन सा रस होगा? हास्य रस, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये हमारा रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी हम लोग छंद अलंकार की भी देखेंगे। रस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा याद रखना। हास्य रस और करुण रस की थोड़ा बेसिक याद रखना, जो परिभाषा है थोड़ा एग्जांपल से याद रखना, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है इसको बिल्कुल क्लियर ही कर लेना। तो ये हमारा रस है। चलो अब हम लोग देखते हैं छंद अलंकार। तो अब हमारा अलंकार है। अलंकार में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला देखो, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारा मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि प्रियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 3 अलंकार है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल 3 अलंकार हैं। वो कौन कौन सा है? उपमा है, याद रखना, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही कुछ आता है, ठीक है। अब देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही आता है, तो इसमें आपका पहचानने का ट्रिक भी है। जैसे इसमें मनो है, मनो जनो मनहु जनहु ये सब लगा हो ना, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शंस में आपके रूपक हैं, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि ये सारी चीजें लगे हों तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलंकार का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें भी आपका मनहु आ गया ना, मनहु मैंने बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा मेहनत करो और याद करो सारा। का है उत्प्रेक्षा, खा है रूपक, गा है उपमा एंड घा है अनुप्रास। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है? मनहु जनहु मनो मानो ये सब आ जाए तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखना, सारा क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कर लो और आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो, ठीक है। और आएगा ही आएगा यहां से, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी आप चेक कर लो। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। का है उपमा अलंकार, खा है अनुप्रास अलंकार, गा है रूपक अलंकार एंड घा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार तो है नहीं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार भी नहीं है और एक दूसरे की तुलना भी नहीं की गई है। अंबर पनघट में डूबो जैसे, अंबर की तुलना तारा घट उषा नगरी, एक दूसरे के सेम बता दिया गया। तो सेम बता दिया गया तो हमारा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ये हमारा हो गया अलंकार, ठीक है। मैंने आपको रस के इंपॉर्टेंट बता दिए 3 ऑब्जेक्टिव्स, अलंकार के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। इससे बाहर नहीं आएगा। देखो बहुत ज्यादा आपके 1-2 और याद कर लो बस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट ही करेंगे, आएंगे ही आएंगे। अगला है छंद। छंद में देखो, छंद में हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। सभी को पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप लोग पेपर चेक कर लेना, मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर कैसा आएगा। लिखा है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बताना है। पहला चरण देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हैं पहले में। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड हमें तीसरा चरण ये है
यहाँ आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, एंड ये 10, 2 है, 10 है, 11 है, तो इसमें भी 11 है, तो मतलब हमारा 11 और 11 मात्राएं सही है, का वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो गिनती आनी चाहिए, जहां बड़ा ओ का मात्रा हो, कहीं भी बड़ा ओ बड़ा आ, तो वो सब 2 मात्राएं, जहां छोटा आ हो वहां 1 मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक को समझो, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला छंद का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे में पूछ रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। छंद भी बता दो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए, आप लोग वैसा भी इंटेलिजेंट हो। देखो का है, रोला है, खा है, सोल्ठा है, गा है, दोहा है, घा है, कुंडलियां हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में, रोला और सोल्ठा, तो इन दोनों को महासे को तो उड़ा ही दो, ठीक है। अब बचा रोला और सोल्ठा, ठीक है। अब गिनती करके भी कर सकते हो, वरना मैंने आप लोगों को रोला में एक एग्जाम्पल बताया था कि आपका यही है, जो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, तो हमारा रोला है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तिलक भर पुलक भर, ठीक है, एंड शरद सरोह नैन तुलसी भर स्नेह जल, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या बताना है, ये देखो, इसमें ये बताना है कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी है, ठीक है, मात्राएं। तो बच्चों दूसरा चरण और चौथा चरण में गिन लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा देख लो, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी देखो यहां 1 है, यहां 1 है, 2 हो गया, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी, यहां भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्रा है पहले, और चौथे चरण में भी 13 ही है, ठीक है। तो चेक कर लेना, आई होप सही है, ये भी 13 मात्रा है, ठीक है। तो हो गया, ये हमारा है रस छंद अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब हमारा आता है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग में समझो, उपसर्ग में क्या है ना कि उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे जोड़ना, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ना। उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ देखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सब कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो अपव्यय में प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। जो अपव्यय है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? का है उप, खा है आ, गा है अप, एंड घा है छोटा बड़ा आ, ठीक है। तो अपव्यय में जो है ना, उसमें देखो आगे क्या लगा है, ध्यान से देख लो, छोटा आ पा अप, तो अप है, तो अप का मतलब है कि अपव्यय, और अपव्यय का मतलब होता है अप, ठीक है। आगे अप लगा है तो हमारा अप जो है वो उपसर्ग है जो आगे जुड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो परी, परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, परी का उपसर्ग लगाओ तो परी से देखो यहां आपका ऑप्शन है परिपूर्ण, परामर्श एंड पुरुषोत्तम एंड परीक्षण। देखो ये भी नहीं है, परा है, ये पुरु है, एंड ये परी है, और ये परी है, लेकिन छोटी ई की मात्रा रहती चेंज, तो ये हमारा सही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बनाना है। ऑप्शन नंबर का है सहकर्मी एंड सुमति एंड असुविधा एंड घा है कुसंगति। तो आप लोग बताओ आगे सह जोड़ना है, उन चारों में कहां आगे सह जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है सु, नहीं है ना, इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें कु, एंड इसमें सह। तो ये सब बहुत ज्यादा आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, और आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही जाएगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, आप कहीं भी मॉडल पेपर गाइड कुछ भी चेक कर लो, इससे बाहर कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूरा पढ़ ही लेना है। अगला देखो प्रत्यय, प्रत्यय में पहला प्रश्न है कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है।
आपको पन यानी कि पीछे पन लगा हो, प्रत्यय का मतलब होता है कि पीछे जुड़ना, ठीक है। क्या होता है कि मतलब जिसको पीछे लगाया जाता है, और उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना। तो पन प्रत्यय युक्त है, का ऑप्शन है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो इसमें तो लगा नहीं है पन पीछे, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो इसमें आपका बचपन में लगा है ना। तो बचपन है, लड़कपन है, बड़कपन है, सब कुछ में अगर आ जाए इससे तो आप लोग सही उसी पर लगाना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ है नहीं इन सब में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है जो पीछे जुड़ा है। घबराहट में क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, हट लास्ट में, आहट भी जुड़ा हुआ है, हट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्शन में आहट हो तो आहट पर लगाना, हट हो तो हट पर लगाना, जो भी ऑप्शन में हो। का ऑप्शन है हट, गम, गरम, वट। तो क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, तो हट जुड़ा है तो हट पे लगा दो भाई। आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है इसी में तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरे में क्या पूछ रहा है कि आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है। आहट, आहट लगा हो पीछे, ठीक है। तो यहां लिखा है सजावट, तो वट लगा है, लिखावट वट लगा है, थकावट वट लगा है, जगमगाहट, जगमगाहट में क्या लगा है? देखो चेक करो, पीछे पीछे बड़ा आहट, आहट लगा है ना, बड़ा आहट, बड़ा आ का मात्रा, आहा उठा, तो आहट है ना। तो ये हमारा हो गया ना, आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है, तो घबरा जगमगाहट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समास। अब हमारा आता है समास, ठीक है। अब समास में क्या है? समास में यही है, समास विग्रह, समास विग्रह करना है सारी चीजों का। जैसे नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, नवरत्नों का समूह कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर का है द्विगु समास, खा है द्वंद्व समास, गा है कर्मधारय समास एंड घा है बहुव्रीहि समास। तो नवरत्न में पूछ रहा है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो बच्चों नवरत्न में देखो, आप लोग एक बात समझ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 समास है, ठीक है, क्लास 10th में। एक कौन सा है? एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो इन्हीं दोनों में से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, तो इसी दोनों में से आएगा। तो अब आप लोग यहाँ 2 ही ऑप्शन समझो, एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो यहाँ हमारा जो नौ है, नौ रत्न है ना, वो हमारा द्विगु समास है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना, ये हाइफन लगाए ना बीच में, ये अगर ये लगा हो तो और लगा देना, बीच में और लगा देना, इसको हटाकर और। माता हाइफन पिता, तो माता और पिता, जैसे गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर का है, खा है गंगा यमुना एंड गा है गंगा यमुना एंड घा है यमुना गंगा। तो भाई याद रखना, अगर ये लगा हो बीच में तो और लगा देना, गंगा और यमुना, ठीक है। माता और पिता, जल और थल, ऐसे आसान लगाना। चलो अगला क्वेश्चन, शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में समास कौन सा है? ठीक है, चलो बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है तत्पुरुष समास, गा है, खा है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। लिखा हुआ है शुभाशुभ, ठीक है। तो शुभ और शुभ में आप लोगों का जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में समास आएंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि समास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका समास वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार बता भी रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होता रहे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अब आप लोग इसका सबसे पहले एक काम करना, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा नोट्स बना लेना। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के पीछे तो एक नोट्स बना लेना, और जितना मैंने ये हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये नोट कर लेना। नोट करने के बाद आप देखना बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो ठीक है, तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया है, कहोगे, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला आता है तत्सम एवं तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम एवं तद्भव शब्द,
और आप लोग कमेंट करना क्या आप लोगों का जो पेपर न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है या पहले वाला सरल था। कमेंट करना कि मतलब पहले वाला या इस टाइम जो आपका न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वाला। देखो आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी शब्द का तद्भव बताना है बच्चों। अच्छी शब्द ऑप्शन आपका है आंख, खा है कान, गा है भौं एंड घा है दांत। तो आप लोग बताओ अच्छी शब्द का तद्भव क्या होगा। आता है किसी को कि नहीं आता? चलो, अच्छी का होता है आंख। क्या होता है? आंख। देखो कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव एवं तत्सम शब्द तैयार कर लो जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको तैयार कर लो ताकि आप लोगों का सारा कुछ तैयार रहे। प्रश्न नंबर 2 है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तालाब शब्द का तत्सम शब्द बताना है, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है समुद्र, खा है झील, गा है तराग एंड घा है आप लोगों का महासागर। ठीक है, महासागर। तो अब आप लोग बताओ इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। इतना तो आप लोगों को पता है, तत्सम एवं तद्भव शब्द आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो तालाब का क्या होता है? तालाब का जो होता है वो होता है तड़ाग। क्या होता है? तड़ाग। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ये तद्भव शब्द है और इसका आप लोगों को तत्सम रूप बताना है। ठीक है, क्या बताना है? तत्सम। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, देख लो। ऑप्शन नंबर का है नवीन, खा है नक्षत्र, गा है स्नेह एंड आपका घा है निष्ठुर। ठीक है, तो ऑप्शंस भी आपके पास है। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसका हमारा ऑप्शन जो सही है वो है आपका पूछा नेह। नेह का होगा स्नेह। ठीक है, सभी बच्चे को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अगला देखो, अब हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आ गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखो। पहला, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? का है कमल, खा है कपड़ा, गा है झंडा एंड घा है आप लोगों का क्या है? बादल। तो बताओ। तो अंबर और वसन जो है ना, वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। और अंबर का भी मतलब कपड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अश्व। जो अश्व है, अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहां हमारा है तरंग है या पिक, प्रभुत्व या विहंग, द्विज या मरकट, कपि। तो तुरंग और है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला देखो, तीसरा नंबर, सप्तदल, उत्पल एंड वरिज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारा जो है वो है आप लोगों का कमल का। किसका है? कमल का। समझ में आ गया ना? ये सारे आपको बहुविकल्पीय। अब हमारा संधि विच्छेद का बहुविकल्पीय आएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है इत्यादि। ऑप्शन का है इति धन आदि, खा है इति धन यदि एंड गा है आपका इति धन आदि एंड घा है इति धन यदि। ठीक है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इति धन आदि। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 है मध्यवरी का संधि विच्छेद है। मध्यवरी का संधि विच्छेद है। का है मधधन वरी, खा है मधुधन अरी एंड गा है मधुधन वरी एंड घा है आपका मधुधन वरी। ठीक है, तो मधुरी का संधि विच्छेद क्या है? मधुरी का मधुधन अरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि धन वपि का संधि विच्छेद है। इसमें संधि विच्छेद मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो इसका होगा यद्यपि। यद्यपि। ठीक है, तो
तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब हिंदी व्याकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश बताऊंगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। तो यहां आप लोग सबसे पहले देखो कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगर आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर ये सब उठाकर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, ठीक है, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी, जहां जो खंभे होती हैं खंभे पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी, और भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। और जो भीतर की समूची दीवारें हैं और जो छत है उसको रगड़कर चिकना कर लिया गया, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। तब जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन सब पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, ठीक है। पहले जो प्लास्टर लगाकर आचार्य जो थे, आचार्य या पंडित लोग, ठीक है, ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। फिर उनके चेले जो हैं कलावंतों ने रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर उसमें रंग कलर कर दिया, फिर उसमें ऐसा लग रहा था कि मानो सही सही का है, ठीक है। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठी। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर का। और पहाड़ों को काटकर जीवंत बनाया गया, ये भी 2 नंबर का। मतलब कुल मिला के आपके 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। मतलब ये आपका क्वेश्चन आएगा जो आपका गद्यांश है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी देगा ही, तो उसमें आपको सबसे पहले ऐसा संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ब्लैक कलर से जब आप अंडरलाइन कर लोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो फिर ऐसा करने के बाद आपको संदर्भ अच्छे से लिखना है, ठीक है। जैसे इस चैप्टर का जो लेखक हैं और चैप्टर का नाम तो पता ही होगा। तो सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, जो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी, ठीक है। ये तो सभी को पता है, कॉमन सी बात है। तो इसको आप ब्लैक से लिखना और ऊपर आपको इनवर्टेड कॉमा लगा देना है, ठीक है। हिंदी, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के आपका जो गद्य खंड है, ठीक है, गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, एंड संकलित के बाद फिर आपको लिखना है तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान, या फिर आप लिख सकते हो संकलित, ठीक है, ठीक है। तथा भारतीय पुरातत्व, जो मतलब भारतीय पुरातत्व है, मतलब ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं इनका विवरण दे देता हूं। भारतीय पुरातत्व जो के महान विद्वान, इन विद्वान का जो नाम है वो है श्री भगवत शरण उपाध्याय, श्री भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित, मतलब श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है, ठीक है, लिखित। और इस चैप्टर का नाम क्या है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। इस चैप्टर का नाम क्या है, अजंता। क्या नाम है बच्चों, अजंता, ठीक है। तो अजंता निबंध से उद्गृत है, निबंध से या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, आपके माइंड में कुछ भी आए, लिया गया है। मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो चीज़ें मैंने ब्लैक से लिखा है, जैसे यहाँ लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो इसको आप लोग ब्लैक से ही लिखना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ब्लैक से ही लिखना है, देख सकते हो इन सारी चीज़ों को आपको ब्लैक से लिखना है। तो ये सबसे पहले हमने आपको बता दिया बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है, ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सबसे पहले आप जो रेखांकित अंश है उसको ध्यान से पढ़ो। लिखा है भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। बस इतना रेखांकित अंश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना रेखांकित अंश है और इसकी आपको व्याख्या करनी है बच्चों। तो व्याख्या के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या के बाद
आप बस कुछ नहीं, आप जो जानते हो उसके बारे में पढ़ने के बाद उसको लिख डालो। प्रस्तुत गद्यांश जो है, ये प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है या लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि गुफा की भीतरी दीवारें, जो गुफा की भीतरी दीवारें और छतों को विधिवत, ठीक है, रगड़ कर, ठीक है, चिकना बना लिया गया। कहने का मतलब है कि मतलब जो गुफा है, गुफा की जो भीतरी दीवारें हैं और छतें हैं, उनको विधिवत रगड़कर एक मतलब अच्छे से रगड़कर चिकना बना दिया गया कि सुंदर दिखे, ठीक है। और तत्पश्चात उस पर चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों ने द्वारा अनेकों अनेक चित्र बना दिए गए। फिर मतलब जो चित्रकार लोग हैं, जो चित्र बनाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चित्र भी बना दी ताकि बहुत अच्छा लगे, ठीक है, मतलब चित्र बना दी ताकि वो और भी अच्छा लगे, और जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई हो या निर्मित कर दी गई हो। बस इतना सा कहना है, इतना सा याद करना है, कुछ है नहीं रेखांकित अंश में। रेखांकित अंश ये छोटा सा है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आता भी है, छोटा सा रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें क्या है, कुछ नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक है, लेखक का कहना है कि गुफा की मतलब जो भीतरी दीवारें हैं और छतों को विधिवत रगड़ कर चिकना बना दिया गया, चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस पर या उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकों अनेक बहुत सारी प्रकार की चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई हो, निर्मित कर दी गई हो। बस इतना सा आपको तैयार कर लेना है। फिर आपसे सा वाला क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। जो पहाड़ है, पहाड़ को जीवंत कैसे बनाया गया। जीवंत का मतलब है उसको कैसे उसमें प्राण फूका गया, ऐसा बताया गया ना गद्यांश में। गद्यांश के अनुसार बताना है, तो गद्यांश के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो, पहाड़ों को काट कर भवन का रूप दिया गया। जो पहाड़ है, पहाड़ को काटकर सबसे पहले भवन का रूप दिया गया कि भवन लगे, ठीक है। पहाड़ को अच्छे से काटा गया, पहाड़ों को, कि वो एक भवन जैसा दिखे। गुफा एक भवन, ठीक है, जैसे पहाड़ होता है, देखे होंगे आप कोई वीडियोज में कि पहाड़ों को ऐसे काट काट कर अच्छा सा बना दिया गया गुफा, या एक महल बना दिया गया, घर बना दिया गया, ऐसे, ठीक है। और छतों और खंभों को चिकना कर, मतलब जो छत है और खंभे हैं उनको चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। तो उनको चिकना कर लिया गया और उस पर ऐसा लगता है कि जैसे सजीव चित्र निर्मित किए गए हो। चित्र में रंग भी भरा गया, मतलब जो चित्र है उसमें अच्छे अच्छे रंग भी भरा गया कि बहुत सुंदर दिखें, ठीक है, रंग भरा गया। और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया, और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। ये बच्चा 2 नंबर है, 2 नंबर करके आपका 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा महत्वपूर्ण गद्यांश से। ये गद्यांश है, मैं एक आपको गद्यांश बता दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप लोग तैयार रखो बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक है, तो आप भी पढ़ लिख कर आप लोग तैयार हो बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण गद्यांश। ऐसे आपको गद्यांश सॉल्व करना है, अगर संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से ब्लैक कलर से। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद फिर आप गद्यांश जैसा आपका जिस नंबर पे आता है वो डाल देना, फिर आप संदर्भ हेडिंग डालना, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर लेना, बस हो गया। तो ये हमारा गद्यांश, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश। देखो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मतलब आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। लिखा हुआ है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, और घटट घटट सोना फिर घटे वरु समूल कम हिलाए, ठीक है। अब ये आपका एक पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया कैसे तैयार करोगे, सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, यहां से थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बढ़त बढ़त किस चीज की बात कर जा रही है, अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता चला जाएगा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मनि सरोज बढ़ी जाए, और घटट घटट सोना फिर घटे वरु समूल कम हिलाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 6 ही नंबर का रहेगा। पहला रहेगा कि प्रस्तुत दोहे की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए, ये पहला है। दूसरा है कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। जो कमल का उदाहरण है उसको देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। और संपत्ति सलिलु में कौन सा अलंकार है, जो संपत्ति सलिलु है इसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या की, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके जो कवि हैं वो कौन है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। तो संदर्भ मैंने अच्छे से लिख रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना दे और अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा जो है ये बिहारी लाल, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, रचयिता कौन है, वो है बिहारी लाल जी, ठीक है। तो बिहारी लाल द्वारा
रचित बिहारी सतसई, ये बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है, रचित है या फिर इनके कवि हैं, ठीक है। और इनका जो बिहारी सतसई एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है, हिंदी के काव्य खंड, हिंदी का एक काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है, ठीक है, पद्य खंड और काव्य खंड एक ही होता है, में संकलित नीति, जो नीति एक शीर्षक है, इसी में भक्ति एक अलग शीर्षक है, नीति एक अलग शीर्षक है। तो भक्ति नीति अलग अलग है, लेकिन नीति से ये लिया गया, नीति शीर्षक से उद्धृत है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब आपको इसका प्रसंग लिखना है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहा में जो कवि ने ये बताया है कि अगर आपके धन बढ़ जाए तो फिर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी इच्छाएं कैसे बढ़ जाती हैं। जैसे आपके पास पहले कम पैसे थे तो आप कम ही खर्चे में चला लेते थे काम, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो फिर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा दिया, आपके खाना का सिस्टम अच्छा और हो गया, ठीक है, और महंगा चीज़ें आप खाने लगे। तो वही चीज़ें कवि इसमें बताना चाहता है। व्याख्या समझ लो कि कवि का कथन है, कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। कवि का कहना है कि मतलब जो धन रूपी जल है, धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे एक कमल है, कमल अगर पानी में लगा है तो भैया जब पानी बढ़ता जाता है तो कमल भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब पानी घट जाता है तो कमल नहीं घटता, उसका डंठल जो है, डंठल मतलब जो एक डंडा सा होता है वो नहीं घटता। क्यों? क्योंकि ये है आपकी तुलना की गई है कि धन की मतलब मन रूपी की तुलना मन से, मतलब मन की कमल से की गई है कि बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल, जो जल है कि बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। कमल नहीं घटता, कमल उतना ही रहेगा। पानी कम हो गया तो क्या वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वही चीज तो इसमें बताया गया है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से यहां समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे आपके पास ज्यादा धन हो गया तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मारे के समान हो जाता है, दुख में मरे के समान हो जाता है। बस इतना सा आपको तैयार कर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसमें आपका और भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ कमल का उदाहरण देकर लेखक या कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे आपका धन बढ़ गया तो मन पर नियंत्रित करो, ठीक है, मन को ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि जब धन घट जाएगा, परंतु अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। तो बहुत कष्ट होता है मन रूपी मन पर, ठीक है। बस इतना सा तो है, कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग संपत्ति सलील में कौन सा अलंकार है इसमें बताना है, कौन सा अलंकार। देखो सा दो बार आया, एक वर्ड एक अक्षर की आवृत्ति दो बार हुई है बच्चा, तो फिर कौन सा अलंकार होगा? सिंपल सी बात है, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में ये आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो संस्कृत का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। ध्यान रखना, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारा तैयार कर लेना, क्योंकि हिंदी का टॉपर अगर बनना है तो टॉपर की तरह मेहनत करना होगा। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं मेहनत करके, उसी तरह से आप पढ़ो भी, ठीक है, उसी तरह पढ़ो बच्चों। देखो लिखा हुआ है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, जो वाराणसी है वो एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ठीक है। एयम विमल सलिल तराज्ञा गंगा कूले स्थिता अस्या घटनानाम वलय कृति पंक्ति धवल्या चंद्रकाय बहुराजते अग्रता पर्यटका सुदेभ्यम देशाभ्यम नित्य अत्र आयन्ति अस्या घटनाम च शोभत विलोकम इम बहु प्रसन्नता। बच्चों मैंने आपको बताया है कि वाराणसी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भारतीय संस्कृति ये, ठीक है, भारतीय संस्कृति ये मैंने गद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संस्कृत गद्यांश का भाई ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी होंगे लेकिन ये दोनों हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाराणसी से तो मैंने देखा है भाई हर साल यार, हर साल जिसे कहते हैं आता ही आता है 100%। तो इसलिए वाराणसी चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृहित है। जो हमारा ये प्रस्तुत संदर्भ है, ये हमारा जो पाठ है, ये हमारा जो पंक्ति है, जो गद्यांश है, वो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है या पाठ से उद्गृहित है।
अब वाराणसी पाठ, इसमें कोई कवि और लेखक नहीं होते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कोई कवि और लेखक नहीं होते हैं, आपको यहाँ केवल चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और आपको संस्कृत खंड लिख देना है, ठीक है, और उसको ब्लैक से लिखना है। देखो ब्लैक से इन दोनों को, ठीक है, हिंदी भी ब्लैक से लिख देना, संस्कृत खंड भी ब्लैक से लिख देना, वाराणसी भी ब्लैक से। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। आप यही संदर्भ और यही आप प्रसंग वाराणसी के हर एक पंक्ति में लिख सकते हो, हर एक पद गद्यांश में लिख सकते हो, ठीक है। वाराणसी चैप्टर में जितने भी गद्यांश है, 4 से 5 गद्यांश, उसमें आप यही संदर्भ और यही प्रसंग लिखना, यही प्रसंग, क्योंकि हर एक प्रसंग में, हर एक गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में ही बात की गई है, तो फिर क्यों ना लिखें, यही लिख सकते हो ना। अब व्याख्या कैसे करोगे, पहले ध्यान से पढ़ना। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल तराज्ञा गंगा कूले स्थिता अस्या घटनानाम वलयः कृति पंक्ति धवलयम चंद्रकायम एंड बहुराजते अगरतः पर्यटकः सुदेभ्यम देशाभ्यम नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनानाम च शोभम विलोकम इम बहु प्रसन्नते। ठीक है, तो अब आप लोग कैसे करोगे, देखो अनुवाद। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, जो वाराणसी है वो बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ठीक है, समझ में आ गया। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए ऐसा बताया गया है। तो वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। इसकी जो घाटों की घुमावदार पंक्ति है वो चांदनी में बहुत, श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। इसको देखने के लिए, इसकी सुंदरता देखने के लिए असंख्य, जिनको आप गिन नहीं सकते उतने यात्री यहाँ केवल इसको देखने के लिए आते हैं। ऐसा है, ऐसी जगह है, ठीक है, इतना सुंदर जगह है, ठीक है, आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं और इसकी जो घाटों की शोभा देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनकी प्रशंसा भी करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है, जो कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब संस्कृत का गद्यांश अगर समझ में आ गया हो तो पद्यांश भी बताना जरूरी है संस्कृत का, तो चलो मैं आप लोगों को पद्यांश भी बता देता हूं। संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश भी आ गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि युधिष्ठिर जो है प्रश्न पूछता है, ठीक है, युधिष्ठिर से, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है किस्वत गुरुत्रम भूमे किस्वत्रम चा खाद किस्वत्रम और शीघ्रतम वतायम किस्वत बहुतरम तलात। तो फिर उत्तर देते हैं माता जो है गुरुत्रा भूमि, खात जो है वो पितोत्रम अस्थम, मन जो है वो शीघ्रात्रम वता, चिंता जो है बहुतरित रात, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी पाठ से देख लो, पाठ का नाम याद रखना, जीवन सूत्राणी, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर देना जैसे मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है। प्रसंग आप लोग कैसे लिखोगे, प्रसंग भी जानना जरूरी है बच्चों। देखो इन श्लोकों में यक्ष ने प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तर के मध्य माता और पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। जो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है उसी के संबंध में माता और पिता के अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है, ठीक है, उनके जो माता पिता के माध्यम से महत्व को बताया गया है। देखो व्याख्या समझ लो, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है, जो भूमि है भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है। जो वायु है वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है और तिनके से अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण बनने वाली क्या है। जो तिनके से अधिक दुर्बल हो वो क्या है। तो ये उनका आंसर कैसे देते हैं वो आप लोग समझो बच्चों। लिखा हुआ है युधिष्ठिर आंसर देते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जो पृथ्वी है पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, ठीक है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। मन चाहे तो वायु से भी तेज बहुत ही दूर पहुंच जाता है, हर एक जगह का सोच लेता है मन। और त्रि से अधिक दुर्बल बनने वाली चिंता है और जो तृण मतलब होता है तिनके से भी अधिक दुर्बल जो चिंता होता है वो होता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों का हो गया संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। फरवरी को हिंदी के पेपर में छाप कराना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो लाएंगे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।